अब नर्क देखने के लिए भाई मरने की जरूरत नहीं है, एक बार इस मूवी को देख लो, नर्क में मिलने वाली सभी यातनाएं यही अनुभव हो जाएगी। सच बताऊं तो मैं खुद एक नास्तिक हूं, किसी भगवान या शैतान को नहीं मानता, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद में लग रहा है पूजा पाठ शुरू करनी पड़ेगी। मैं मूवी को सर्वाइवल हॉरर थ्रिलर कहूंगा, क्योंकि मूवी के अंदर एक परिवार के 4 सदस्य एक शैतान से बचने के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। और हम जब भी कोई ऐसी मूवी देखते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि भाई अगर मैं इस कंडीशन में होता तो इस तरीके से बचता। लेकिन मेरी गारंटी है पूरी मूवी के अंदर किसी भी सीन में आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इस काले जादू से बचने का। मूवी का सस्पेंस दृश्यम लेवल का है। लास्ट में जब कबीर अपनी बेटी जानवी को जिस तरीके से बचाता है टोटली अनएक्सपेक्टेड था। और एक सस्पेंस और है, जब पूरी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तब हमें लास्ट में पता लगता है कि भाई रियल शैतान तो अजय देवगन है। टेंशन ना लो, कुछ भी रिवील नहीं किया है, एक बार मूवी देखो, बाद में गाली नहीं दोगे। मूवी गुजराती मूवी वश का रीमेक है, लेकिन अजय देवगन को सैल्यूट है भाई, ऐसी मूवी ढूंढता कहाँ से है वो। अगर मैंने एक्टिंग की बात की तो भाई साहब सॉरी बोलना पड़ेगा अजय देवगन और आर माधवन को। बॉलीवुड में इस मूवी के बाद में एक और जगह खाली करनी पड़ेगी, एक और टैलेंट आ रहा है। जानकी बॉडीवाला ने वश और इसके रीमेक शैतान में दोनों में जानकी का ही रोल किया है। भाई साहब सुपर लेवल एक्टिंग, इनकी एक्टिंग के बिना इस मूवी को सुपर बनाना नामुमकिन था। पूरी मूवी का स्क्रीन प्ले ऐसा है कि 10 मिनट बाद ये आपको इस तरीके से जकड़ लेगी कि आप मूत्र विसर्जन करना भी भूल जाओगे। मूवी में एक सीन है जब पुलिस घर के अंदर आती है, जानकी सिलेंडर के ऊपर बैठी है, ऊपर से दोरू जिसका सर फटा हुआ है नीचे आ रहा है। भाई साहब वो सीन निर्वाण था मेरे लिए। तो फ्रेंड्स इससे पहले कि कोई आके पूरा सस्पेंस रिवील कर दे मूवी को देख डालो, वरना बाद में पछतावा तो है ही। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भाई साहब जिस प्रकार से आपको 3 इडियट, पीके और मुन्ना भाई जिंदगी भर याद रहने वाली है, उसी प्रकार से आपकी लिस्ट में एक नाम और ऐड कर लीजिए। जी हाँ, वो है डंकी। The last of the stars. You're the last of the stars. बिल्कुल सर, आप लास्ट ऑफ द सुपरस्टार हो। लेकिन इस मूवी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को ही क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि इस मूवी से उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो वन ऑन ओनली 100% सक्सेस रेट के साथ नंबर 1 डायरेक्टर है। तो बात करते हैं मूवी डंकी की, क्या ये हमारे देखने लायक है या नहीं है? तो हाँ फ्रेंड्स, ये आपके ही देखने लायक है। मूवी में कॉमेडी है, एक्शन है और एक बढ़िया मैसेज के साथ कूट कूट कर इमोशन है। और क्या कारण चाहिए एक मूवी को देखने का? मूवी का फर्स्ट हाफ हमें ये दिखाता है कि लोग अपने सपनों के शहर विदेश जाने के लिए क्या क्या तिकड़म लगाते हैं, और ये तिकड़म बिल्कुल रियल हैं। चाहे तो आप यूट्यूब पर डंकी स्टार का ये इंटरव्यू देख लीजिए, खुद राजकुमार हिरानी ने एक एक इंसिडेंट को महसूस किया है, तभी तो हर कोई डायरेक्टर राजकुमार हिरानी नहीं बन पाता। मूवी के सेकेंड हाफ में हमें ये दिखाया जाता है कि जो सपनों का शहर उन्होंने सपनों में देखा था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बल्कि यहाँ तो वहाँ से भी ज्यादा बदतर हालात हैं। और यहाँ पर ये चारों दोस्त सरवाइव करते हैं। हाँ 4 ही, ट्रेलर में आपने 5 देखा होगा, वो मूवी के अंदर पता लग जाएगा। मूवी में शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, बोमन ईरानी सभी द्वारा की गई एक्टिंग मूवी को लार्जर देन लाइफ बनाती है। लेकिन भाई साहब मैं एक अलग से नाम लूंगा और वो है विक्की कौशल। भाई साहब ये क्या खाकर एक्टिंग करता है, कभी तो मौका दे यार नेगेटिव कमेंट करने का। और बाकी रही जो कमी थी वो बीजीएम ने पूरी कर दी, वो हमें पता ही है राजकुमार हिरानी जी की मूवीज में बीजीएम किस तरीके का काम करता है। तो भाई साहब ऐसी मूवी 3-4 साल में एक बार ही आती है, तो जल्दी से जाइए और पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को देखिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। आइलैंड का मतलब होता है पड़ोसी, यानी पड़ोसी आ रहे हैं अपने इस पोंगल पर। हेलो फ्रेंड्स, रिव्यू करेंगे आइलैंड द डेस्टिनेशन अर्थ का। लेकिन रिव्यू करने से पहले मैं इस मूवी के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा जो इस मूवी को बहुत बड़े लेवल पे पहुँचाती है। और इनको सुनकर आपको इस मूवी के स्केल के बारे में पता लगेगा कि ये कितने बड़े लेवल पे बनाई हुई है। क्योंकि मूवी साई-फाई जोनर की है तो भाई साहब वीएफएक्स की बात करना तो बनता है। इस मूवी के अंदर सबसे ज़्यादा आज तक के इंडियन सिनेमा में 4500 वीएफएक्स का यूज हुआ है। इससे पहले ब्रह्मास्त्र में कुल 4200 के समथिंग और बाहुबली में 4000 के समथिंग वीएफएक्स यूज हुए थे। दूसरी बात, मूवी 2016 से बन रही है तो पैशन देख सकते हो आप मेकर्स का। वो अलग बात है प्रोडक्शन कंपनियों के बीच में डिस्प्यूट और बीच में कोरोना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इंडियन सिनेमा में पहली बार एलेक्सा LF कैमरे का यूज हुआ था इस फिल्म को शूट करने के लिए। और चौथी सबसे बड़ी बात, इस मूवी के एक गाने को शूट करने के लिए 600 से ज़्यादा डांसर आपको एक फ्रेम में डांस करते हुए दिखाई देंगे और इस गाने को शूट करने में 10 दिन लगे थे। और भाई गाने से याद आया, टीजर के अंदर म्यूजिक सुना है,
खुद AR रहमान साहब इस मूवी के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। तो भाई साहब मेरे लिए तो ये मूवी लार्जर देन लाइफ होने वाली है। तो अब बात करते हैं मूवी के टीजर की, इसमें हमें क्या खास दिखा। टीजर के अंदर जो VFX दिखाई दे रहे हैं भाई साहब एक नंबर, चाहे वो रोबोट हो, चाहे वो एलियन वाली दुनिया हो और चाहे वो हमारा एलियन हो, पूरा का पूरा VFX से बना है। एक्ट्रेस की बात करें तो परफेक्ट हीरो शिव कार्तिकेयन। भाई साहब बजट कम होने पर खुद बंदे ने पैसे दिए हैं मूवी कंप्लीट करने के लिए। इनके अलावा हमें मूवी में रकुल प्रीत सिंह, योगी बाबू और विलन शरद केलकर दिखाई देने वाले हैं और सभी अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस कर रहे हैं। क्योंकि मूवी साईफाई है तो एक्शन लार्जर देन लाइफ होने चाहिए और वो हमें दिख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश, मज़ा आ गया। भाई साहब कहानी की बात करें तो पूरी कहानी कोई मिल गया से रिलेट हो रही है, तो कहीं रीमेक इंस्पायर तो नहीं, क्योंकि मूवी में दूसरे ग्रह से एलियन आने वाला है, जैसे कोई मिल गया के अंदर जादू आया था। लेकिन इस बार पावर ऋतिक को नहीं शिव कार्तिकेयन को मिलने वाली है। भाई मूवी में विलेन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये अपनी टेक्निक और रोबोट से पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला है। मेरा जम्सन कुछ ऐसा है कि भाई आइलन जादू की फैमिली से हो और दोनों मिलकर दुश्मन की वाट लगाए, और ऐसा हुआ तो भाई क्रिस भी आ सकता है मूवी के अंदर। और भाई साहब ऐसा हो भी सकता है क्योंकि बॉलीवुड और साउथ वाले मिल के काम कर रहे हैं, और ऐसा हुआ तो भाई साहब पर्दे फट जाएंगे, आई होप। लेकिन एक चीज जो नेगेटिव है, भाई साहब टीजर को हिंदी में क्यों नहीं डाला? क्या हम हिंदी वाले मर जाएं? कोई बात नहीं, आप टीजर हिंदी में नहीं लेकर आए, लेकिन अगर मूवी को हिंदी में रिलीज नहीं किया तो भाई साहब आप कई साईफाई के दीवानों का दिल तोड़ देंगे। तो वेट कर रहे हैं हम जनवरी का, और 12 जनवरी को हनुमान भी आने वाली है। आई एम एक्साइटेड फॉर बोथ मूवी एंड यू। ओके फ्रेंड्स, आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सो कोड सुपरस्टार पे और बिना सर पैर वाली मूवी पे 100-200 करोड़ यहाँ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हंसते हंसते उड़ा देते हैं, क्योंकि भाई साहब ये इंडिया है, यहाँ पर चेहरा और नाम बिकता है, काम नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस अब समझदार हो चुकी है और उसने धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दिया है। हाल आप बड़ी बड़ी बजट वाली मूवीज़ का देख सकते हैं, और इन्हीं सब के बीच में कुछ ऐसी अंडररेटेड मूवीज़ आती है और कुछ ऐसे अंडररेटेड एक्टर आते हैं जो ऐसा काम करके चले जाते हैं जिन्हें हम जिंदगी भर भूल नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, रिलीज हुआ है तारा वर्सेस बिलाल का ट्रेलर, जिसके अंदर हमें हर्षवर्धन राणे बिलाल के रूप में और तारा सोनिया राठे के रूप में दिखाई देने वाले। हर्षवर्धन राणे को इससे पहले हम सनम तेरी कसम, तेज और हसीन दुल्हबा के अंदर मास्टर लेवल की एक्टिंग करते हुए देख चुके हैं। और एक टैलेंटेड एक्टर की यही पहचान होती है कि वो अपने एक्टिंग के दम पर एक सिंपल से रोल को इतना इम्पोर्टेंट बना सकता है। लेकिन भाई साहब फिर भी पहचान उनकी एक अंडररेटेड एडजेक्टिव लगा के ही की जाती है। बात करते हैं ट्रेलर की, तो ट्रेलर को देख के लग रहा है कि सनम तेरी कसम की ह्यूज सक्सेस के बाद में एक बार फिर से रोमांटिक फिल्म करने जा रहे हैं। मूवी का पार्ट बिलाल, जिसे शादी नहीं करनी है लेकिन उसे फोर्स किया जा रहा है शादी करने के लिए, और जो लोग उसे फोर्स कर रहे हैं उनकी खुद की शादी सक्सेस नहीं है। तो बिलाल बनाता है एक प्लान कि क्यों ना मैं इन्हें एक ऐसी लड़के से मिलाऊं जिसमें दुनिया के सारे ऐब हो। ऐब समझते हैं ना, दुनिया की सारी बुराइयां। और वो सारे ऐब वाली लड़की है तारा, जिसे देख के उसके घर वाले मना करने वाले हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है जब तारा और बिलाल आपस में प्यार करने लग जाते हैं। कुल मिला के मुझे ट्रेलर को देख के फील गुड वाला एहसास हुआ है। आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना। एक्टिंग की बात करें तो हर्षवर्धन राणे, इनसे तो गलती हो ही नहीं सकती, ये एक टैलेंटेड एक्टर हैं। बात यहाँ पर बनती है एक्ट्रेस की, सोनिया राठे, जिन्होंने डी कपल जैसी सीरीज की है और फेमस भी हुई है, लेकिन यहाँ पर पहली बार वो किसी मूवी के अंदर आ रही है, तो उम्मीद यही करते हैं कि वो यहाँ भी अच्छा काम करेगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसका म्यूजिक और सॉन्ग, जो यूथ के अंदर काफ़ी पॉपुलर होने वाला है। जहाँ सनम तेरी कसम के गाने उस साल के चार्ट बस्टर थे, इसी प्रकार इस मूवी के गाने भी इस साल के चार्ट बस्टर होने वाले हैं। क्योंकि भैया म्यूजिक मेनन, मास्टर सलीम और योयो हनी सिंह दे रहे हैं। तूने मुझे दिल से लगाया, इस सॉन्ग का तो मुझे अभी से इंतजार है। दूसरी बात, मूवी को जॉन अब्राहम और भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके डायरेक्टर हैं समर इकबाल, जिन्होंने फना जैसी फंटास्टिक मूवी दी है। ओके फ्रेंड्स, दोबारा मिलने तक टेक केयर, बाय बाय। भैया इस साल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 29% महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, और इसी डोमेस्टिक वायलेंस के प्लॉट के ऊपर मूवी आज रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, डार्लिंग्स। लेकिन मूवी रिलीज होने से पहले ही बायकॉट आलिया भट्ट, बायकॉट डार्लिंग्स शुरू हो गया था। कुछ का कहना यह है कि इसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा
और कुछ का वही सड़ा गिला नेपोटिज्म। बॉलीवुड सीट बॉलीवुड की मूवीज कचरा है, चाहे फिर मूवी देखी हो या ना देखी हो। चलो भैया इन सबको साइड में रखकर बात करते हैं मूवी की। आखिर मूवी कैसी है? क्या इसके लिए 2.5 घंटे खराब करना ठीक होगा? तो भैया हमजा जो अपनी नौकरी से परेशान है इसलिए अपनी बीवी को रोज रोज मारता है, और हाँ बार बार मारता है, लेकिन वो अपनी बीवी को बार बार मना भी लेता है। लेकिन इस बार बीवी की सटकती है और वो अपने पति देव का क्या हाल करती है वो तो आप मूवी के अंदर ही देखिए। मूवी की स्टार कास्टिंग में है आलिया भट्ट, विजय वर्मा, सैफ अली शाह और रोशन मैथ्यू, और इन चारों की एक्टिंग एकदम सुपर लेवल की है। मूवी के अंदर स्टोरी या स्क्रीन प्ले अच्छा हो या ना हो, लेकिन सिर्फ एक्टिंग से दर्शकों को कैसे रोक के रखना है वो आप इन चारों से सीख सकते हैं। मूवी के अंदर आलिया भट्ट एक चुलबुली लड़की से जब भैया वो अपने रुद्र रूप में आती है तो भाई क्या गजब ढाती है वो मूवी के अंदर आप देख सकते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपको एक्टिंग आती है तो ही ऑडियंस आपको यहाँ पे टिकने देती है, नेपोटिज्म वगैरह कुछ नहीं होता। विजय वर्मा को इस मूवी के अंदर नेगेटिव रोल मिला है, लेकिन जिस स्वेग के साथ वो अपना रोल निभाते हैं सब पे भारी पड़ता हुआ दिखता है ये इंसान। सैफ अली साहब भाई ये तो टैलेंट का खजाना है, इनकी एक्टिंग के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और हाँ इनकी अगर देखना हो तो जलसा, ह्यूमन और दिल्ली क्राइम भी देख लीजिए। मूवी हमें स्टोरी बिल्डअप के साथ ही स्टार्टिंग में ही एंगेज कर लेती है, लेकिन सेकेंड हाफ में जाते जाते ये अपनी कहानी से भटक जाती है और ऐसी चीजें दिखाने लगती है जिनका ना तो कोई सिर होता है ना कोई पैर। एक 60 साल की औरत और एक 28 साल का लड़का, भाई आप मूवी के अंदर ये दिखा रहे हो तो ये ऑडियंस से पचने वाला नहीं है। लेकिन हाँ मूवी एंड में वापस पटरी पे आ जाती है और हमें सेटिस्फेक्शन वाला एंटरटेनमेंट देके जाती है। मूवी की थीम डार्क कॉमेडी ड्रामा है जो हंसाने का काम तो करती है। तो भैया आप इस डार्लिंग्स को नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हैं और आपको इसको देखने के बाद में डिससेटिस्फाई वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी। फैमिली के साथ आप इस मूवी को देख सकते थे, लेकिन एक सीन की वजह से शायद आप इस मूवी को फैमिली के साथ नहीं देख पाए, और इस सीन की वजह से तो ये जरूर बायकॉट होनी चाहिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक मूवी रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप उसे 100 साल बाद में ही देख सकते हो। सॉरी फ्रेंड्स, ये चैलेंज मैं नहीं दे रहा आपको, जिन्होंने ये मूवी बनाई है वो दे रहे हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स 100 ईयर्स द मूवी यू विल नेवर सी, जो रिलीज होगी 2115 को। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना। मूवी को रॉबर्ट रोड्रिगेज ने डायरेक्ट किया है और इसे लिखा गया है जॉन मोल्कोविच द्वारा, जो इसके अंदर एक्टर भी। अब बात करते हैं इनके मन में ये खुरापाती आइडिया आया कहाँ से कि भैया हम तो नहीं लेकिन हमारे बेटे पोते जरूर इस मूवी को देख पाएंगे। तो भैया एक शराब होती है लुइस 13 जिसकी एक बोतल को बनने में 100 साल लगते हैं। अब इसी को देख के इनके मन में ये खुरापाती आइडिया आता है, तो इनके दिमाग में आता है क्यों ना हम एक ऐसी मूवी बनाए जिसे 100 साल बाद में लोग देखें और उनको पता चले कि इस टाइम की सिनेमेटोग्राफी कैसी थी। मूवी के अंदर 3 एक्टर हैं, मार्कोविच, सुया चांग और मार्को जरूर। भैया आप तो बड़े खुशकिस्मत, क्योंकि आपने मूवी के अंदर एक्टिंग की है तो मूवी की हर एक चीज के बारे में आपको पता होगा। लेकिन एक चीज मुश्किल भी है, क्योंकि आपको पूरी जिंदगी भर इस चीज को छुपा के रखना पड़ेगा। ये एक साइंस फिक्शन शॉर्ट फिल्म है जिसके अंदर 3 अलग अलग टाइमलाइन को दिखाया जाएगा, जो हमें ट्रेलर को देख के पता लगती है। तो मूवी को कंप्लीट करके लुइस 13 बोतल के साथ हाईटेक टेक्नोलॉजी लगा के बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया है। तो 100 ईयर पूरे होते हैं, यानी कि 2115 में अपने आप खुल जाएगी और कांस फेस्टिवल में इसे दिखाया जाएगा। मेरे को तो एक तरीके से लुइस 13 का प्रचार ही लगता है। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जिस तरीके से ट्रेलर की शुरुआत आमी जे तुम्हार सॉन्ग से शुरू होती है तो एक बात तो तय है, लोगों के मुंह पे फिर से मंजुलिका बैठने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, रिव्यू करेंगे हाल ही में रिलीज हुआ भूल भुलैया 2 के ट्रेलर का। कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार को रिप्लेस करके इसके अंदर तांत्रिक बाबा बने हैं और वो अपनी क्यूटनेस से और कॉमिक टाइमिंग से इंप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। कियारा की कार्तिक आर्यन के साथ टाइमिंग जम रही है, लेकिन वो डराने के मामले में थोड़ा चूक गई है। लेकिन ये चूक उनकी नहीं है, मेकर्स की है, क्योंकि ऑडियंस ऐसे सीन देख देख के पक चुकी है। हर दूसरी हॉरर मूवी में चुड़ैलों के पैर उल्टे और उनको उल्टा दिखाया जाता है। मेकर्स इसके अंदर कुछ फ्रेश डाल सकते थे। बाकी तब्बू का मूवी में क्या रोल होने वाला है ये ट्रेलर में नहीं दिखा है, उन्हें सिर्फ 1-2 डायलॉग दिए गए हैं। बाकी स्टोरी की बात करें तो क्या रहने वाली है ये बॉलीवुड के ट्रेलर में लगभग प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो कार्तिक आर्यन एक झूठा तांत्रिक होने का दिखावा कर रहे हैं और वो एक हवेली के अंदर आते हैं, लेकिन उन्हें इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है। तो मंजुलिका क्या चीज़ है वो उन्हें नहीं पता है, हमें पता है क्योंकि हमने भूल भुलैया फर्स्ट देखी है। तो मंजुलिका की आत्मा जिस कमरे में कैद है उस कमरे को खोल दिया जाता है और बाद में क्या बवाल होता है मूवी के अंदर, यही देखने लायक होगा कि किस तरीके से कार्तिक आर्यन उससे सबको बचाते हैं। कार्तिक आर्यन का एक सीन में डबल रोल भी दिखा है, क्योंकि ये एक हॉन्टेड मूवी है तो इसके अंदर आत्मा परमात्मा 1 2 3 4 होना सब लाजमी है।
ट्रेलर में कुछ इतना ज़्यादा खास फ्रेश दिखा नहीं है, वही पुराने कॉमेडी पंच। जब कार्तिक आर्यन कुछ खा रहे होते हैं तो वो लड़का बोलता है ठूस लो, हमारे यहाँ पर कुत्तों को खाना देना पुण्य का काम माना जाता है। वही हियरिंग प्रॉब्लम से पैदा होने वाली घिसी पिटी कॉमेडी जो हम काफ़ी फिल्मों में देख चुके हैं। कुछ एक फ्रेश डायलॉग भी दिखे हैं, जैसे रामपाल यादव का, इससे बढ़िया तो मैं बिग बॉस में होता, कम से कम बेइज्जती के पैसे तो मिलते। अब बाकी आगे क्या होता है वो तो मूवी में देखने को मिलेगा। भूल भुलैया मूवी 2007 में आई मलयालम फिल्म मनी चित्रथाजू का रीमेक थी। अब इसका सेकंड पार्ट आ रहा है, तो आशा करते हैं कि इसके अंदर हमें कुछ फ्रेश देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। क्योंकि मूवी की आधी शूटिंग के बीच में ही उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और वो तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अपने बीच नहीं रहते हैं। तो डायरेक्टर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि इस मूवी को कैसे पूरा किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे अमेजन प्राइम पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शर्मा जी नमकीन की। मूवी के मेन रोल में है ऋषि कपूर जी और परेश रावल। जी हाँ फ्रेंड्स, मूवी की आधी शूटिंग के बीच में ही ऋषि कपूर जी हमारे बीच नहीं रहते हैं, तो मूवी के बाकी सीन परेश रावल करते हैं। तो डायरेक्टर ने एक ही कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए इसके अंदर दो हीरो को लिया है, लेकिन उन दोनों की केमिस्ट्री को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो काफ़ी शानदार है। मूवी के अंदर की कॉमेडी बिल्कुल नेचुरल है, कहीं भी हमें बनावटी दिखाई नहीं देती है। मूवी के अंदर जो भी सीन दिखाए गए हैं वो बिल्कुल ग्राउंड टच है, जैसे तरबूज काट के दिखाना कि वो लाल है या नहीं है, भाइयों की लड़ाई, कोई परेशानी है तो वही भाई आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। मूवी का प्लॉट कुछ इस प्रकार है कि हमारे शर्मा जी, जिनका अब रिटायरमेंट हो गया है, लेकिन वो घर पे ठाले नहीं बैठ सकते, तो वो कुछ काम शुरू करते हैं। लेकिन वो काम कुछ ऐसा है कि वो किसी को बता नहीं सकते, लेकिन जब उसके बारे में सबको पता चल जाता है तो फिर आगे क्या होता है मूवी में, यही देखने लायक है। मूवी बिल्कुल मस्ट वॉच है, फैमिली के साथ इस मूवी को जरूर देखिए। फिर मिलता हूँ ऐसी ही किसी मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हरगिज झुकेगा नहीं साला। वो किरदार जिसने पूरे देश के थिएटर में आग लगा दी थी, पुष्पा राज। अल्लू अर्जुन ने एक मामूली मजदूर का किरदार निभाया था, जिसे दुनिया ने हमेशा उसकी जाति और नाम को लेकर नीचा दिखाया। लोग इसे मामूली मजदूर समझकर दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस साले के अंदर जो घमंड का बारूद छुपा था उसका अंदाजा किसी भी बड़े ठेकेदार या पुलिस वाले को नहीं था। और इसका ईगो इतना बड़ा था कि उसने समाज के हर बड़े बाप की आंखों में आंखें डालकर कह दिया, पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं साला। इसी कभी न झुकने वाले तेवर के दम पर वो लाल चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह बनता है। उसकी चाल, उसकी दाढ़ी पर हाथ फेरने का स्टाइल, उसका देसी एटीट्यूड, ये खून ही है मेरा ब्रांड। भाई साहब वो थिएटर की कुर्सियां फाड़ने के लिए काफी था। हेलो फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज आने वाली है मैन वर्सेस बी, जिसका हाल ही में ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो ट्रेलर या वेब सीरीज की बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस चीज़ की कॉपी है, क्या ये सही में कॉपी है और इंडिया के किस कंटेंट की कॉपी है। तो भैया SS राजामौली को तो आप जानते ही होंगे, वो ही बाहुबली वाले डायरेक्टर। उनकी एक मूवी है ईगा, जिसे हिंदी में मक्खी के नाम से रिलीज किया गया था। इस मूवी को आपने जरूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो सेम ऑन यू यार, मास्टरपीस मूवी है। मूवी का कॉन्सेप्ट ये था कि एक मक्खी आदमी का क्या ही बिगाड़ सकती है, लेकिन वो मक्खी आदमी के जो लगाती है उसे देखकर तो आपको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट कॉपी करके नेटफ्लिक्स वाले लेके आ रहे हैं मैन वर्सेस बी नाम की वेब सीरीज, जिसके अंदर हमें रोवन एटकिंसन दिखने वाले हैं। अरे भैया वो ही मिस्टर बीन। आज के टाइम पे इनको कौन नहीं जानता। तो ट्रेलर के अंदर में ये दिखाई देता है कि मिस्टर बीन को एक लग्जरियस हाउस के अंदर जॉब मिली है, लेकिन वहां पर इनकी मुलाकात होती है एक मक्खी से, और ये मक्खी इनकी लाइफ कैसे झंड करती है हमें पूरी वेब सीरीज के अंदर यही दिखाया जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 10 एपिसोड की सीरीज के अंदर में क्या दिखाएंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि SS राजामौली सर एक बार इनके ऊपर कॉपीराइट का केस ठोक दीजिए। सोचिए, हॉलीवुड वर्सेस पैन इंडिया, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी ये हो गई है, और हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। भाई सेल्फिशनेस नाम की कोई चीज होती है। तो भैया मैन वर्सेस बी 24 जून को नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल सभी भाषाओं के अंदर रिलीज हो जाएगी। और आपको क्या लगता है, इसके ऊपर कॉपीराइट का केस ठोका जाना चाहिए या नहीं ठोका जाना चाहिए? कमेंट के अंदर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या वेब सीरीज की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जिस तरीके से ट्रेलर के अंदर चार्ली की एंट्री होती है, इतनी धाकड़ एंट्री तो मूवीज के अंदर हीरो की भी नहीं होती। इससे कहते हैं कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस देना। गजब। जब आपका इंटरेस्ट लाइफ से खत्म हो चुका होता है तो लाइफ आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाती है। बस इसी चीज को दिखाया जाएगा इस मूवी के अंदर। हमारा हीरो जो लाइफ से बिल्कुल ऊब चुका है, उसकी जिंदगी में एंट्री होती है चार्ली की, और उसकी एंट्री होने के बाद उसके लाइफ में क्या उथल पुथल होती है और वो उसे कितना प्यार करने लग जाता है, यही मूवी के अंदर दिखाया गया है। जब हीरो चार्ली से पूछता है कि कितना प्यार करते हो मुझसे, अब पता है कि वो जानवर है, बोल नहीं पाएगा, लेकिन वो
जिस तरीके से आके उसके गले से चिपकता है, इस तरीके का सीन आज तक किसी मूवी के अंदर नहीं देखा है। और ऐसे ही सीन कूट कूट कर इस ट्रेलर के अंदर भरे हुए हैं जो हमारे मन में इमोशन पैदा करते हैं। रक्षित शेट्टी जिन्होंने अवन्य सीतारमण बनाकर हमें एक अलग ही दुनिया दिखाई थी, एक अलग ही एक्शन दिखाया था, वो लेके आ रहे हैं चार्ली, और इसके अंदर हमें इमोशन का पहाड़ दिखने वाला है। क्या पता हम इस पहाड़ को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे थिएटर के अंदर। ट्रेलर के अंदर जब भी इमोशन सीन आते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस वाला सीन हो, चाहे वो चार्ली को ढूंढे जाने वाला सीन हो, उसके पीछे के जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजते हैं उनको सुन के तो एक अलग ही इमोशन दिमाग में बनता है। एक चीज जो मुझे बुरी लगी, जब मैं विकिपीडिया के ऊपर इस मूवी के कास्टिंग को देख रहा था तो मैं ढूंढ रहा था इसके अंदर चार्ली का नाम कहाँ है। तो भैया असली हीरो तो वही है, उनका नाम ही आपने इसके अंदर नहीं लिखा है। मूवी के अंदर रक्षित शेट्टी और चार्ली के बीच में जो आपको बॉन्डिंग दिख रही है वो एकदम रियल लगती है। और वो कैसे हुआ तो हम बताते हैं। मूवी के लिए 3 लेब्राडोग को ट्रेनिंग दी गई थी और वो भी एक्टर के साथ, ताकि वो इमोशन असली लग सके, वो बॉन्डिंग रियल लग सके। इस प्रकार की मूवी भैया हमने पहले भी देखी है, भूल गए क्या? बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट अक्षय कुमार पाजी वाली, वो मूवी तो इसका 10% भी नहीं है। आपको क्या लगता है कौन सी मूवी बेस्ट होगी? कमेंट के अंदर जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसी किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अलगाववादी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच हमेशा से लड़ाई चलती हुई आ रही है, फिर चाहे वो पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे खालिस्तान की मांग हो, चाहे बंगाल हो। तो इस बार नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे को उठाकर आयुष्मान खुराना और अनुभव सिन्हा की जोड़ी अनेक लेके आ रही है। और आज अनेक का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ट्रेलर के अंदर बिना हाथ उठाए इंसानियत के मुंह पर थप्पड़ मारने वाले कटाक्ष किए गए हैं। जहाँ ट्रेलर की शुरुआत आयुष्मान खुराना के डायलॉग के साथ शुरू होती है, मैं इसी इंडिया के लिए काम करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट मतलब वेस्ट बंगाल के पूर्वी साइड वाला इंडिया। हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है, अगर हमें किसी इंसान को जानना है तो हम उसका नाम, शहर, नगर, गांव, जिला, स्टेट सब पूछते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वो आदमी हमारे कैरेक्टर का है या नहीं। क्यों कोई अपनी पहचान इंडिया के नाम से नहीं बता सकता? नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, क्यों ओनली इंडिया क्यों नहीं होता? एक सीन में पिताजी लड़के को कह रहे हैं कि हम इंडियन नहीं हैं, मैं तुम्हारे लिए चेयर नहीं कर सकता और तुम मेरे लिए चेयर नहीं कर सकती। आखिर क्यों उनके जहन में ये बात बैठी हुई है कि वो इंडियन नहीं है? वो इसलिए बैठी हुई है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक उन्हें ऐसे ट्रीट किया ही नहीं। आज से 5 साल पहले की बात करें तो यहाँ के लोगों की कोई बात भी नहीं करना चाहता था, ना तो रिपोर्टर यहाँ की कोई न्यूज़ दिखाते थे और ना ही बॉलीवुड यहाँ पर किसी को मौका देता था, ना ही यहाँ के लोगों को किसी चीज़ में भाग लेने दिया जाता है, ना ही इनको प्रोत्साहित किया जाता है। जहाँ तक बात करें बॉलीवुड की, तो बस करो यार बॉलीवुड, अब मौका दो इन लोगों को। तो इन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर अनुभव सिन्हा यहाँ की बातों को पूरे इंडिया तक पहुँचा रहे हैं और यहाँ के एक्टर्स को भी अपना काम दे रहे हैं। इससे पहले भी डायरेक्टर अनुभव सिन्हा थप्पड़, मुल्क, आर्टिकल 15 जैसी सोशल मूवीज बना चुके हैं और इस ट्रेलर को देख के भी लग रहा है कि ये मूवी भी लोगों के मन और मस्तिष्क पे एक अलग ही प्रभाव छोड़ेगी। बाकी ट्रेलर बहुत अच्छा है, ट्रेलर का एक एक सीन बहुत बढ़िया है। आयुष्मान खुराना, उन्हें तो कोई भी रोल दे दो वो तो मिस्टर परफेक्ट है। मूवी में एक छोटी सी कमी लगी, मूवी के एक्शन सीन को और भी दमदार बनाया जा सकता था। चलिए फिर मूवी के रिलीज होने का इंतजार करते हैं। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जब इंसान को उसकी हैसियत से ज़्यादा मिलने लग जाता है तो उसके घमंड का सर उसके कद से भी बड़ा हो जाता है और ऐसा ही कुछ हो रहा है हाल ही में हो रही अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच कंट्रोवर्सी से। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो किच्चा सुदीप जी, जो साउथ के जाने माने स्टार है, अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट करते हैं कि हिंदी अब हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है। तो इस ट्वीट के रिप्लाई में बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ये ट्वीट करते हैं कि अगर हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है तो फिर आप अपनी मातृभाषा की फिल्में हिंदी में क्यों डब करते हैं? आपको ये नहीं करना चाहिए। फिर एक्टर किच्चा सुदीप जी अजय देवगन को रिप्लाई करते हैं कि मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था और इस तरीके से उनके बीच में ये कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी से ये पता लगता है कि साउथ के अंदर हमारी हिंदी के लिए कितना सम्मान है इन लोगों के अंदर। देखिए सर, पहली बात तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा वैसे भी नहीं है, लेकिन हम इसे राष्ट्रीय भाषा के जैसे ही मानते हैं। अगर साउथ के स्टेट्स तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति हिंदी बोलता है तो उससे नफरत की जाती है, उसे एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। ये आए दिन कई वीडियो में हम देखते रहते हैं। लेकिन सर, हिंदी से आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है? आप यहाँ से यहाँ आए हैं और वो कैसे, हम बताते हैं। आज से 5 या 7 साल पहले की बात करें तो यहाँ के एक्टर्स को कोई जानता भी नहीं था, सिर्फ 3 बड़े एक्टर्स को, जो थे रजनीकांत, कमल हसन और चिरंजीवी। और उनको भी इसलिए क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड के अंदर काम किया है। तो ऐसा क्या हुआ कि आज के टाइम पर साउथ के हर एक एक्टर को पूरा ऑल इंडिया जानता है, चाहे वो अल्लू अर्जुन हो, चाहे वो यश हो, चाहे वो प्रभास, महेश बाबू, विजय सेतुपति, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करने लगे, क्योंकि हिंदी के दर्शक 70 से 80% पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हैं जो हिंदी जानते हैं, और वो हिंदी है जिसकी वजह से आप ऑल ओवर इंडिया के एक एक आदमी तक पहुंच रहे हो। और आपको अगर हिंदी से इतनी नफरत है तो एक बार अपनी मूवीज़ को अपनी मातृभाषा में वर्ल्ड वाइड रिलीज कीजिए, फिर देखते हैं वो कितने रिकॉर्ड तोड़ती है, फिर देखते हैं वो कहाँ पहुँचती है। तो भैया हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि घमंड ने अच्छों के सिर कुचले हैं। अगर देखना चाहते हो तो बॉलीवुड जिस घमंड की नैया पे बैठी थी आज वो पूरी तरह डूबने के कगार पे है। ओके फ्रेंड्स, आपकी इस चीज़ पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जी हाँ फ्रेंड्स, हीरोपंती 2 का सेकंड ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और इस ट्रेलर को देखकर बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये उसी मूवी का ट्रेलर है जिसका टोटली बुलशिट ट्रेलर एक पहले लॉन्च हो चुका है। जहां फर्स्ट ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मूवी बिल्कुल कचरा होने वाली है, लेकिन सेकंड ट्रेलर ने उस नेगेटिविटी को बिल्कुल पॉजिटिविटी में बदल दिया है। तो बात करते हैं इस ट्रेलर में ऐसा क्या है जो हमारी एक्साइटमेंट को बढ़ा रहा है इस मूवी को देखने के लिए। तो सबसे बड़ा एक्सपेक्टर है इस ट्रेलर के अंदर माँ बेटे का इमोशन, जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अमृता सेन इस मूवी के अंदर टाइगर श्रॉफ की माँ का रोल निभा रही है। ट्रेलर के अंदर के बीजीएम ने तो आग लगा रखी है। जिस तरीके से टाइगर श्रॉफ के पंच और किक चलते हैं उसी हिसाब से बीजीएम की बीट चलती है, देख के मजा आ जाता है। ट्रेलर के अंदर इस बार जो डायलॉग यूज किए गए हैं वो अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जैसे मैं कभी दोस्तों को धोखा और दुश्मनों को मौका नहीं देता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पिछले ट्रेलर की तरह मारकाट करते हुए दिखाया नहीं गया है, बल्कि इस बार उन्हें एक मोटिव दिया गया है। इस ट्रेलर को देख के हम हीरोपंती 2 की कुछ स्टोरी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सीधा साधा लड़का बबलू जो किसी कारणवश गलत धंधों में चले जाएगा, लेकिन अपनी माँ की वजह से वो सारे धंधे छोड़कर वापस आएगा और बुरे लोगों यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लोगों को बचाएगा। और आज तक जितने भी एक्शन सीन ट्रेन के आसपास शूट हुए हैं उन्हें देखकर एक अलग ही एंटरटेनमेंट मिलता है और इस मूवी में भी हमें मिलने वाला है। बस एक छोटी सी चीज़ जो मुझे खली, ट्रेलर के लास्ट में टाइगर श्रॉफ एक डायलॉग बोलते हुए दिखाई देते हैं, हीरो को हीरोपंती मत सिखा और बाप को मत सिखा। बीच में खालिस्तान था, बोल नहीं सकता इसके ऊपर। तो बॉलीवुड और आप जैसे रेस्पेक्टफुल एक्टर से अर्ज है कि बिना गालियों की मूवी चल सकती है तो प्लीज़ इनका उपयोग ना करें। बाकी मूवी 29 अप्रैल को थिएटर में रिलीज होने वाली है, उसका भी रिव्यू करेंगे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। क्योंकि हमेशा से ही बॉलीवुड को लेकर हमारे मन में 50-50 वाली फीलिंग रहती है, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव। लेकिन जिस तरह से साउथ मूवीज़ का डंका बजता हर तरफ दिखाई दे रहा है तो वो टाइम दूर नहीं जब शायद हम बॉलीवुड का नाम भी भूल जाए। लेकिन साल की शुरुआत में ही हमें ऐसी ऐसी फिल्में देखने को मिल रही है जिससे हम कह सकते हैं बॉलीवुड बदल रहा है। जहां बड़ी बड़ी स्टार वाली गहराइयों जैसी फिल्म ने हमें शर्म करने पर मजबूर कर दिया, वहीं इन 3 शुरुआती महीनों में हमें ऐसे ऐसे हिडन जेम्स देखने को मिले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड वापस बूस्ट हो रहा है। आज मैं बात करूंगा हाल ही में रिलीज हुई कुछ ऐसी फिल्मों की जिन्हें देखकर आप बिल्कुल भी डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। तो फर्स्ट नंबर पे बात कर रहा हूँ राजकुमार राव स्टारर मूवी बधाई 2। राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना ने तो जैसे जिम्मा उठा रखा है, उन्हें मूवी बनानी है सिर्फ सोशल मैसेज के ऊपर जिससे लोगों को कुछ मैसेज पहुँचे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मूवी है सोशल कैटेगरी गे और लेस्बियन पर, जो रहते तो हमारे समाज के बीच में ही है लेकिन दिखाई नहीं देते। राजकुमार राव ने यहाँ पे एक गे का किरदार निभाया है। जब उनकी शादी एक लेस्बियन लड़की से हो जाती है तो क्या बवाल मचता है मूवी के अंदर, वो देखने लायक है। दूसरे नंबर की मूवी है गंगूबाई काठियावाड़ी। वेश्यावृत्ति के ऊपर सवाल उठाती है फिल्म, दिल को झकझोर देने वाली है। आलिया भट्ट ने इसके अंदर गंगूबाई का रोल निभाया है और इस मूवी में उनकी एक्टिंग काफ़ी दिल छू लेने वाली है। बाकी फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली है। उनकी डायरेक्टिंग और सेट डिज़ाइन एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस दिलाती है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे लव हॉस्टल की। फिल्म के अंदर बॉबी देओल का जो रोल है उसका तो क्या ही कहना। जहाँ कहीं ये बातें हो चली थी कि बॉबी देओल का करियर अब खत्म है, लेकिन हाल ही में उनके किए गए नेगेटिव रोल लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं कि एक डूबता हुआ सितारा वापस से बाहर निकल रहा है। फिल्म की कहानी एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की है जो प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके इस प्यार के बीच में आ जाते हैं बॉबी देओल। अब देखना आपको है कि फिल्म के लास्ट में क्या होता है। फिल्म नंबर 4, जी हाँ झुंड। एक झोपड़पट्टी के लोग क्या ही कर सकते हैं, तो वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि एक झोपड़पट्टी के लोग क्या नहीं कर सकते। जी हाँ, इस मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन एक कोच के रूप में दिखे हैं जो एक झोपड़पट्टी के अंदर से फुटबॉल टीम तैयार करते हैं और टीम कहाँ तक जाती है यही मूवी के अंदर दिखाया गया है। एक रियल स्टोरी बेस्ड कहानी है। फिल्म नंबर 5 जलसा। फिल्म की स्टोरी भले ही आपको स्लो लगे, लेकिन अगर इसकी स्टोरी 1% भी आपको कनेक्ट हो गई तो फिल्म में आपको मज़ा आने वाला है। फिल्म के अंदर विद्या बालन और सैफ अली शाह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
विद्या बालन को तो हम जानते हैं कि उनकी एक्टिंग पे 1% भी सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन सैफ अली शाह ने उन बड़ी बड़ी आंखों से जो एक्टिंग की है वो विद्या बालन के ऊपर भी भारी पड़ती हुई नजर आई है। फिल्म के अंदर एक सच जो हमें फिल्म के स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है, लेकिन किस तरह से लोग उस सच को छुपाने के लिए क्या क्या करते हैं। फिल्म के एंड के अंदर जो मैसेज है वो वाकई थंब लाइक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब जो मूवी बताने जा रहा हूँ वो है थर्सडे। मूवी के अंदर एक टीचर यानी कि यामी गौतम कुछ बच्चों को हॉस्पिटल के अंदर कैद कर लेती है और वो उन्हें तभी छोड़ेगी जब उसकी मांगे पूरी की जाएगी। आखिर क्या रीजन है जो उसने इन बच्चों को अपनी स्कूल में कैद किया है। मूवी का एंडिंग देख के आप वाकई में शॉक्ड होगे। मूवी हमें कुछ कुछ मनी हाइस्ट वाली फीलिंग देती है। बाकी मूवी शानदार है, जिसने मनी हाइस्ट नहीं देखा है उसके लिए तो ये हिडन जेम्स है। और लास्ट मूवी जिसने पूरे बॉलीवुड में आग लगा दी है। हाँ फ्रेंड्स, मैंने भी नहीं सोचा था कि ये मूवी इस तरीके का कमाल कर पाएगी। कश्मीर पंडितों के साथ ऐसा क्या हुआ कि 19 जनवरी 1930 को उन्हें कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा। उसी कहानी पे बेस्ड ये मूवी काफ़ी शानदार है। बाकी इनमें से आपने कौन सी मूवी देख ली और कौन सी मूवी आप देखने जा रहे हो अभी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय। एक चीज मैं बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। देखो यार, जिस आयरन मैन के मरने पर हम तड़प उठे थे, अब उसके खिलाफ अपने ही हीरो खड़े हैं, वो भी एक दूसरे को मारने पर उतारू। चलो एक चीज आप खुद बताओ, थोर और डूम आपस में लड़ रहे हैं, बताओ किसको हारकर मृत्यु को प्राप्त कर लेना चाहिए। आई थिंक तुम्हारे पास भी कोई जवाब नहीं होगा। अगर है तो कमेंट का ऑप्शन है नीचे। अवेंजर्स, थंडरबोल्ट, फैंटास्टिक फोर टीम, एक्समैन टीम, शैंग-ची, ब्लैक पैंथर, येलेना, एंटमैन, लोकी, ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका और बहुत, इन सब के बीच सबसे पावरफुल सिर्फ थोर है और उसकी खुद की फटी पड़ी है। बाकी ट्रेलर धांसू है भाई, देखकर गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मुझे ये सीन बिल्कुल कार्टून लगा। क्या कहते हो? मार्वल के दूसरे महायुद्ध का आरंभ हो चुका है। अहंकार, गुस्सा और कभी न झुकने वाला एटीट्यूड, जब ये तीन चीजें किसी मर्द के सिर पर सवार होती है तो या तो वो इतिहास रच देता है या फिर खुद को पूरी तरह तबाह कर लेता है। और आज का ये पूरा खेल सिनेमा की ऐसी ही 5 फिल्मों के चरम घमंड और तेवर का है। लेकिन एक सेकंड, तुम्हें क्या लग रहा है? नंबर 1 पर केजीएफ का रॉकी भाई होगा या एनिमल का रणविजय, या फिर इन दोनों का बाप कोई और ही इस गद्दी पर बैठा है? भाई शर्त लगा लो, इस लिस्ट का जो नंबर 1 है ना, उसका एटीट्यूड और स्वेग देखकर अच्छों का पसीना छूट जाता है। अगर खुद को सिनेमा का असली कीड़ा समझते हो तो अंत तक देखकर बताना कि क्या नंबर 1 वाली गद्दी सच में उसी की होनी चाहिए थी। चलो फिर उल्टी गिनती शुरू करते हैं। पुकार किरदार, जिसने मुंबई पुलिस की नाक में दम कर दिया था, मान्या सुर्वे, जिसमें जॉन ओब्रायन ने मान्या सुर्वे का आइकॉनिक किरदार निभाया था। मान्या कोई मामूली गुंडा नहीं था, वो कॉलेज का एक पढ़ा लिखा सीधा लड़का था जिसे हालात और पुलिस के गलत रवैये ने गैंगस्टर बनने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब वो इस दुनिया में उतरा तो उसका ईगो और एटीट्यूड ऐसा था कि उसने मुंबई के बड़े बड़े डॉन्स की नींद उड़ा दी थी। उसका साफ मानना था कि वो किसी के नीचे रहकर काम नहीं करेगा बल्कि खुद राज करेगा। मुझे इस मूवी के डायलॉग इतने पसंद आए थे कि रिपीटेड मोड में मैंने सुने। इस मूवी में मेरा फेवरेट डायलॉग है, पुलिस की गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी, समझा? कमेंट में बताना इस मूवी में आपका कौन सा फेवरेट डायलॉग है। जॉन ओब्रायन भाई का वो मस्कुलर लुक और उसका खतरनाक स्वेग, भाई इस चीज का कोई तोड़ नहीं था। इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। इसने टच किया उसको। ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं बल्कि सनक और ईगो का चलता फिरता जिंदा ज्वालामुखी है कबीर सिंह। साला पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट, फुटबॉल ग्राउंड का सबसे खूंखार खिलाड़ी, लेकिन जब बात इसके आत्मसम्मान या इसकी बंदी पर आ जाए तो ये दुनिया को आग लगाने का मादा रखता है। वापस रख उसे। प्यार में मिले धोखे के बाद इस बंदे ने जो बर्बादी का रास्ता चुना, वो शराब, वो ड्रग्स, वो आंखों में तैरता हुआ खून, भाई साहब रूह कांप जाती है। शाहिद कपूर का वो पुकार लुक और वो थप्पड़ मारकर कॉलर पकड़ने वाला एटीट्यूड, इस कैरेक्टर ने स्क्रीन पर वो तबाही मचाई थी जिसे आज का युवा अपना गॉडफादर मानता है। साफ बात है भाई, प्यार में इस लेवल का पागलपन और ईगो सिर्फ कबीर सिंह ही संभाल सकता है, किसी और के बस की बात नहीं। हर
हरगिज झुकेगा नहीं साला। वो किरदार जिसने पूरे देश के थिएटर में आग लगा दी थी, पुष्पा राज। अल्लू अर्जुन ने एक मामूली मजदूर का किरदार निभाया था जिसे दुनिया ने हमेशा उसकी जाति और नाम को लेकर नीचा दिखाया। लोग इसे मामूली मजदूर समझकर दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस साले के अंदर जो घमंड का बारूद छुपा था उसका अंदाजा किसी भी बड़े ठेकेदार या पुलिस वाले को नहीं था। और इसका ईगो इतना बड़ा था कि उसने समाज के हर बड़े बाप की आंखों में आंखें डालकर कह दिया, पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। किसी कभी न झुकने वाले तेवर के दम पर वो लाल चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह बनता है। उसकी चाल, उसकी दाढ़ी पर हाथ फेरने का स्टाइल, उसका देसी एटीट्यूड, ये खून ही है मेरा ब्रांड। भाई साहब वो थिएटर की कुर्सियां फाड़ने के लिए काफी था। इस बंदे ने सिनेमाघरों को सीधा कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया था। रणविजय सिंह बलवीर ये कोई नॉर्मल हीरो नहीं है, ये एक ऐसा पागल और सरफिरा आशिक है जिसे अपने बाप के अलावा पूरी दुनिया से सिर्फ नफरत है। बचपन का वो खालीपन इसके अंदर ऐसा जहर बनकर उतरा जिसने इसे एक खूंखार और हिंसक जानवर बना दिया। अपने परिवार के लिए इस बंदे के अंदर मौत का रत्ती भर भी खौफ नहीं था। वो इंटरवल वाला सीन जहाँ ये अकेले ही 500 किलो की मशीन गन तान कर सैकड़ों दुश्मनों के खून से होली खेलने उतर जाता है और उसे देखकर थिएटर की दीवारें तक कांप गई थी। रणबीर कपूर ने अपनी आंखों के पागलपन और उस अल्फा मेल स्वैग से स्क्रीन पर वो नंगा नाच किया है। भाई अल्फा मेल सब इसी मूवी के बाद इंडिया में फेमस हुआ है, जिसे देखकर अच्छे अच्छे शरीफों का कलेजा हलक में आ जाए। और अब वक्त आ गया है उस गद्दी पर हाथ डालने का जहां खुद साक्षात मौत भी पानी मांगती है। यानी रॉकी भाई। इस बंदे का घमंड कोई मामूली एटीट्यूड नहीं है, बल्कि एक भूखे भेड़िए की वो सनक है जो अपनी मरती हुई माँ से वादा करके निकला था कि दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बनकर ही दम लेगा। सोने की खदानों के मजदूरों का मसीहा बनने से लेकर पार्लियामेंट में घुसकर कानून के चीथड़े उड़ाने तक इस बंदे के सवेग का कोई तोड़ नहीं। लोहे की हथौड़ी हाथ में थामकर जब ये अकेला पूरी दुनिया के हुक्मरानों को ललकारता है तो अच्छों की रीढ़ की हड्डी कांप जाती है। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। कबीर सिंह, पुष्पा और रणविजय अपनी जगह कितने भी बड़े सूरमा हो, लेकिन जब ये मॉन्स्टर स्क्रीन पर आता है तो बाकी सारे एटीट्यूड इसके जूतों के नीचे दम तोड़ देते हैं। अब ईमानदारी से एक बात बताओ, इस पूरी लिस्ट में मैंने जानबूझकर एक ऐसे महा एटीट्यूड वाले किरदार का नाम छोड़ दिया है जिसके बिना बॉलीवुड की ईगो वाली लिस्ट हमेशा अधूरी रहेगी। हिंट मैं दे देता हूँ, वो OTT की दुनिया का बेताज बादशाह है। देखते हैं आप में से कितने लोग बिना गूगल किए उस किरदार का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ठोक पाते हैं। जिसके जवाब में दम होगा उसका कमेंट सीधे टॉप पर पिन किया जाएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना, क्योंकि लिस्ट अभी लंबी है। अगर तुम्हारी रगों में भी ऐसा ही कड़क एटीट्यूड दौड़ता है तो सुपर माही को अभी अपना अड्डा बना लो, ताकि अगला कोई भी धमाका तुमसे मिस न हो। अगली बार इससे भी तगड़ी तबाही मचाएंगे। तब तक के लिए द एंड। नेटफ्लिक्स पे स्ट्रेंजर थिंग वाली मिली बॉबी ब्राउन की एक डार्क फैंटेसी मूवी डम्बसेल रिलीज हुई है। जब मूवी के बारे में रिसर्च किया तो पता लगा कि मूवी 2023 अक्टूबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन जिस कारण से रिलीज नहीं हुई मैं जानकर और चौंक गया, क्योंकि फिल्म से जुड़े सारे कलाकार SAG एफ्ट्रा स्ट्राइक में चले गए थे। और ये स्ट्राइक क्यों हुई पता है? क्योंकि अमेरिका के सारे स्टूडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक्टर्स के फेस रिकॉग्नाइज कर रहे थे और उन्हीं की मदद से कंप्यूटर से सीन जनरेट कर रहे थे। तो भाई जब लोगों का काम छिन रहा है तो स्ट्राइक पे जाना ही था। चलिए इस बात को साइड में करते हैं, अब बात करते हैं मूवी की। क्या मूवी देखने लायक है या नहीं है? तो मूवी की कहानी है इलोडी के बारे में। इलोडी का राज्य आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। तो एक दिन इलोडी के पिता के पास एक दूसरे बड़े राज्य से प्रस्ताव आता है कि इलोडी की शादी हमारे राज्य के प्रिंस से करवा दी जाए, इसके बदले में हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। तो इलोडी अपने राज्य के लिए इस शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके साथ धोखा होता है। शादी के बाद में उसे एक ऐसी गुफा में फेंक दिया जाता है जहाँ पर एक ड्रैगन उसका शिकार करने के लिए पहले से बैठा है। तो मूवी के अंदर यही मिस्ट्री है कि वो ड्रैगन इलोडी को क्यों मारना चाहता है और उस राज्य ने इलोडी को धोखा क्यों दिया। तो मूवी को देखने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, आप जानते हो मिली बॉबी ब्राउन, भाई साहब यंग जनरेशन का चार्म है ये। दूसरा कारण है मूवी की सिनेमेटोग्राफी और नेटफ्लिक्स का भर भर के पैसा प्रोडक्शन के अंदर लगाना। फर्स्ट हाफ के अंदर जितने भी सीन के अंदर बड़े बड़े महल, नदियाँ, पहाड़ जो हमें दिखाई गई है, जो बड़े स्टेज दिखाए गए हैं, कमाल लगते हैं, आंखों को सुकून मिलता है।
सेकेंड हाफ में एलोडी को ड्रैगन से सर्वाइव करते हुए दिखाया जाता है और भाई साहब रियली देख के मजा आता है। भाई साहब ये ड्रैगन मुंह से आग नहीं लावा उगलता है और एलोडी जिस तरीके से गुफा के अंदर रास्ते ढूंढ रही होती है, जिस तरीके से वो एस्थेटिक यूज करती है, देख के इंटरेस्टिंग लगता है। इससे पहले मैंने किसी मूवी या वेब सीरीज में इतने डिटेलिंग के साथ ड्रैगन को नहीं देखा है। मूवी को सर्वाइवल मूवी कहना गलत नहीं होगा, पूरी मूवी के अंदर एलोडी सर्वाइव करते हुए दिखती है। मूवी को एक ट्राई जरूर देना इसके लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन के लिए और एलोडी और ड्रैगन के बीच में जो फाइट सीन दिखाए गए हैं उनके लिए। इस वीक का बेस्ट कंटेंट है, मूवी निराश नहीं करेगी आपको। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड, डिज्नी प्रेजेंट शो टाइम का आज ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और भाई साहब क्या बनाया है इन्होंने। आज का मंत्र है 2 घंटे देखो, खाओ पियो के बड़े बड़े स्टार्स, लाइमलाइट, बड़ा बजट, बड़ी मूवी। बॉलीवुड को आज तक हम बाहर से ही देखते आए हैं और ये पहली बार होगा जब बॉलीवुड को हम पर्दे के पीछे से देखेंगे। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की लड़ाइयाँ, बड़े स्टार्स की दादागिरी, आउटसाइडर की लाचारी। बॉलीवुड में खुदा सिर्फ स्टार होता है। सिनेमा एक धंधा, ऊपर से नेपोटिज्म। भाई साहब बॉलीवुड के हर एक कर्मकांड की पोल खुलने वाली है। तो भाई देखते हैं कहानी किस बारे में होने वाली है। तो कहानी घूमने वाली है एक रिव्यूअर के इर्द गिर्द। भाई प्राउड फील हो रहा है। अरे इनकी हरकतों पर तो नेपोटिज्म भी शर्मा जाए। अब ये रिव्यूअर अपनी ईमानदारी से हमेशा सच बोलता है, लेकिन इस सच्चाई से इमरान हाशमी के प्रोडक्शन हाउस और उनकी जिंदगी में बवाल मचने वाला है। बस इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक डायरेक्टर उठा के लाए हैं। भाई साहब इतनी बहादुरी मिथिल देसाई के अंदर आई कहां से। देख लेना, इस सीरीज के बाद में बॉलीवुड के अंदर बवाल आने वाला है। और भाई जिसने डायलॉग लिखे हैं उसके लिए तो जान कुर्बान है। फ्लॉप पे फ्लॉप दे चुका है, अब एक और फ्लॉप घुसा दे। चकाचौंध भरी दुनिया दिखाने के लिए बॉलीवुड की सिनेमेटोग्राफी का एक अलग लेवल होता है। बार्ड ऑफ ब्लड की सक्सेस के बाद में इमरान हाशमी का ये दूसरा टीवी प्रोजेक्टर है और भाई बंदा दोबारा फाड़ने वाला है। इनके अलावा शो के अंदर हमें मौनी रॉय, नसरुद्दीन साहब, विजय राज, राजीव खंडेलवाल, लार्ज नंबर ऑफ एक्टर्स दिखने वाले हैं। कुल मिलाकर ये अंदर की सच्चाई जानने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ और आप कमेंट के अंदर बताओ यार। फ्रेंड सीरीज 8 मार्च को रिलीज होने वाली है। बस एक चीज का डर है, टुकड़े मत कर देना यार डिज्नी वालों। तो ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैं तो कहता हूँ ये रिव्यू देखो ही मत यार, सीधा जाके मूवी देखो। याद है आपको आखिरी बार कब रोए थे? नहीं याद है? कोई बात नहीं, अब रोने लगोगे। ठोक पीट के नहीं, इमोशन वाला। हेलो फ्रेंड्स, रिव्यू करेंगे रिलीज हुई मूवी मिशन रानीगंज का। मूवी का एक लाइन में रिव्यू करूं तो इमोशन से भरपूर 200 की स्पीड में चलने वाली ट्रेन का अगर आप सफर करना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। भाई साहब मूवी देखते देखते कब आपका स्टेशन आ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो पूरी मूवी कोयले की खदान में शूट की गई है। कैमरा एंगल और कैमरा शॉट जो लिए गए हैं कमाल के हैं। मूवी के अंदर कुल मिलाकर 2 गाने लिए गए हैं। टिपिकल बॉलीवुड मूवीज की तरह हर 5 मिनट में गाना नहीं डाला गया है, यानी मूवी अपने टॉपिक से कहीं नहीं भटकती है, सीधी बात। मूवी के अंदर एक्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार गिल पाजी के रोल में इम्प्रेस करते हैं और साइड कास्टिंग तो कूट कूट के भरी है। सबकी एक्टिंग एक नंबर है। अगर आप टीवी सीरियल देखते हैं तो कम से कम 100 चेहरे तो आपके जाने पहचाने इस मूवी में जरूर दिख जाएंगे। मेरे लिए स्पेशल भोला वाला किरदार रवि किशन, भाई साहब सुपरस्टार है। इस बंदे को कोई लीड रोल क्यों नहीं लेता यार। मूवी के अंदर का एक सीन आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है, वो कुत्ते और टॉर्च वाला। तो भाई साहब मूवी मस्ट वॉच है। इस बार आप अक्षय कुमार पे भरोसा करके थिएटर में जा सकते हैं, वरना बाद में पछताएंगे। इस मूवी को तो मुझे थिएटर में देखना चाहिए था। ओके फ्रेंड्स, आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ग्रेट बीजीएम, ग्रेट डायलॉग, स्पेक्टेकुलर सीनरीज, अमेजिंग विजुअल्स और परफेक्ट स्क्रीन प्ले के साथ जब ये मूवी थिएटर के अंदर रिलीज होगी तो बीजीएम राम राम के साथ थिएटर कब स्टेडियम में बदल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। गूज़बम्प लोड करने के लिए तैयार हो जाए। नो सेक्सुअल सीन, नो ऑफेंसिव सीन, नो रोमांटिक सीन। पहली बार बॉलीवुड के अंदर कोई ट्रेलर बिना इन सब के देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड को अब जाके रियलाइज हुआ है कि जरूरत नहीं है हर फिल्म के अंदर जबरदस्ती रोमांटिक सॉन्ग और लव स्टोरी डाली जाए। अगर मूवी के अंदर कंटेंट होगा बिना हमारे कल्चर और भगवान की मजाक बनाए तो इंडियन ऑडियंस जरूर उसको अप्रिशिएट करेगी। 7000 साल पुरानी माइथोलॉजी के साथ इतिहास खुलने को तैयार है और आज के युग को पता लगेगा कि इसका इतिहास क्या था, ये सच था या झूठ। ओरिजिनल स्टोरी और ग्रेट कॉन्सेप्ट के साथ बॉलीवुड एक बार फिर से रास्ते पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉलीवुड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है ये मूवी। लगता है कि समझ में आ गया है आपको कि हमें क्या चाहिए। लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में देने के बाद में अक्षय सर का कहना यह है कि भाई साहब अभी 2022 खत्म नहीं हुआ है, अच्छी वाली वाइब देके जाए।
नहीं है। स्टोरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम सेतु को तोड़ने की बात चल रही है, लेकिन इसके साथ लोगों का विश्वास उड़ा है। अब इस विश्वास और राम सेतु को बचाने के लिए वो 7000 साल पुराने इतिहास के सबूत को ढूंढना होगा और इस काम के लिए चुना जाता है अक्षय कुमार को। बस यही जर्नी हमें मूवी के अंदर दिखाई जाएगी। अक्षय कुमार के साथ में कास्ट में जैकलीन, नुसरत भरूचा और तेलुगु इंडस्ट्री से सत्यदेव दिखने वाले हैं। अब हर बड़ी मूवी के अंदर, चाहे वो बॉलीवुड की हो चाहे वो साउथ की हो, दोनों के अंदर बॉलीवुड के और साउथ इंडस्ट्री के दोनों के एक्टर मिलके काम कर रहे हैं। टेक्निक सही है दोनों तरफ की ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने की। विजुअल्स और वीएफएक्स की बात करें तो कई सीन में ये टॉप लेवल का है, लेकिन कुछ एक सीन में 19-20 दिखाई देता है। भाई साहब 500 करोड़ से तो काफ़ी अच्छा है। लगता है भाई साहब इस बार एक्टर्स ने अपनी फीस के लिए मुंह नहीं फाड़े हैं, तभी इतने बजट के अंदर हमें ऐसी चीज़ मिल रही है, वरना 500 करोड़ के अंदर हम ये कचरा भी बनाते हैं। तो भाई साहब तैयार रहिए, राम सेतु 25 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर हमें हमारे इतिहास से मिलाने आ रही है। और ये बात मैं डेफिनेटली लिख के दे सकता हूँ कि ये इस बार थिएटर फाड़ेगी और तालियों की आवाज के आगे पटाखों की आवाज कम पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, बॉलीवुड इस बार कमबैक कर पाएगा? कमेंट के अंदर जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भैया मेरे को ये ट्रेलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ये वो मैं है जिनमें को ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये ट्रेलर और विक्रांत रोना क्या चीज़ है। इन्हें ट्रेलर इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि इन्हें आदत है ऐसे ट्रेलर देखने की जो 3 मिनट के हों और पूरे ट्रेलर के अंदर पूरी मूवी दिखा दे और मज़ा आ जाए। तो भैया इन मैं को साइड में छोड़ते हुए बात करते हैं ट्रेलर की। पूरे ट्रेलर के लिए अगर एक बात बोलूं तो इसके विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी बिल्कुल जहर लेवल की है और ये 3D में रिलीज होने वाली है, तो भैया सब खत्म होने वाला है। भैया विक्रांत रोना को डायरेक्टर अनूप भंडारी ने जिस सोच और इमेजिनेशन से बनाया है उसके लिए उन्हें सैल्यूट है। और भाई हाँ, बड़े बड़े पेन स्टार की लिस्ट में एक और नाम और जुड़ने वाला है, बात कर रहा हूँ किच्चा सुदीप की। जिस तरीके का कैरेक्टर और लुक इस मूवी के अंदर उनका दिखाई दिया है तो भाई तहलका मचने वाला। भाई मूवी की सिनेमेटोग्राफी के लेवल का अंदाजा सिर्फ एक सीन से लगाया जा सकता है, जब वो पानी के ऊपर एक लाश आके लटकती है। झटका लगता है यार, गूज़बम्स आने वाले हैं। ट्रेलर को देख के मूवी की स्टोरी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बस इतना कहा जा सकता है कि एक गांव में मिस्टीरियस तरीके से लोगों के कत्ल किए जा रहे हैं और लोग गायब हो रहे हैं। वहां पर किच्चा सुदीप यानी कि विक्रांत रोना पुलिस इंस्पेक्टर बनकर आते हैं और इस चीज का पता लगाते हैं। भैया विक्रांत रोना के साथ सलमान खान का नाम भी जोड़ा जा रहा है। क्यों नहीं जानना चाहेंगे? क्योंकि सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स इस मूवी के हिंदी वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, जहां पैन इंडिया मूवीज को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम के अंदर ही डब करके छोड़ दिया जाता था, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला। इससे कुछ बड़ा होने वाला है। विक्रांत रोना को इन लैंग्वेज के अलावा जर्मन, अरेबिक, चाइनीज और हाँ इंग्लिश टोटल मिलाकर 20 लैंग्वेज में डब किया जा रहा है और सबको एक साथ रिलीज किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप कॉन्फिडेंस लेवल। अब वो टाइम दूर नहीं है जब पैन इंडिया मूवीज भी हॉलीवुड के बराबर जाके खड़ी होगी। भैया पूरी मूवी को हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो और रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ही शूट किया गया है। बस कुछ एक सीन जैसे जंगल वाले और गांव वाले सीन बाहर शूट किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके की क्रिएटिविटी हर एक सीन में दिखाई दे रही है आज तक किसी मूवी के अंदर दिखाई नहीं दी। चाहे वो बॉलीवुड की भी बात कर लो। बी अजनीश लोकनाथ ने इसके लिए सॉन्ग कंपोज किए हैं और इसको बीजीएम दिया है और बीजीएम तो सुपर लेवल का है यार। ट्रेलर के अंदर जैकलीन को 1-2 डायलॉग दिए गए हैं और उन डायलॉग में वो चुलबुले रूप में अच्छी लग रही है। भैया मूवी 28 जुलाई को सिनेमा फाड़ने वाली है और जो अभी तक रिकॉर्ड बने हुए हैं उनको कचरे में डालने वाली है। तो फ्रेंड्स कमेंट के अंदर जरूर बताएं आपको ये ट्रेलर अच्छा लगा या नहीं लगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ट्रेलर या मूवी की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जब एक राक्षस को हराने में सारे अस्त्र शस्त्र नाकाम हो जाते हैं तो खुद आते हैं अस्त्रों के देवता ब्रह्मास्त्र। इसी प्रकार साउथ के आगे डूबती बॉलीवुड की नैया को बचाने भी आ रही है मूवी ब्रह्मास्त्र, जिसका आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है। और इस ट्रेलर को देख के तो रियली यही वाइब आ रही है। भैया सबसे पहले बात करते हैं इसके VFX की, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा चूचा हो रही है। जब मैंने इसके टीजर का रिव्यू किया था तो खुद कहा था ये तो टीवी सीरियल लेवल के हैं और मुझे कमेंट में गालियाँ भी पड़ी थी, लेकिन जब इसके ट्रेलर को देखा भाई ये तो बाप लेवल के हैं। DC मार्वल की कुछ मूवी जैसे इटर्नल, शांग-ची, इनसे भी बेटर लेवल के हैं। इमेजिन कीजिए कि आप थिएटर के अंदर 3D वाला ग्लास लगा के बैठे हैं तो कभी उसके अंदर से येलो लाइट, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी ब्लू लाइट आर पार हो रही है। सोच के भी धड़कनें बढ़ रही है।
और भाई जो दूसरी चीज है वो है बीजीएम, भाई नेक्स्ट लेवल का है। ट्रेलर का फर्स्ट सीन देखो जिसके अंदर नागार्जुन एक ट्रक को रोकते हैं और उसके पीछे जो बीजीएम चलता है भाई सुन के रोंगटे खड़े होते हैं। तीसरी सबसे अच्छी बात, जहां बॉलीवुड के ट्रेलर को देख के पहले ही पता लग जाता है कि इसकी स्टोरी क्या होने वाली है, लेकिन इस ट्रेलर को देख के बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि क्या स्टोरी होगी। बट इतना जरूर कह सकता हूँ कि अमिताभ, नागार्जुन, रणवीर सिंह और एक छोटा सा बच्चा जिसके पीछे हनुमान जी दिखाई देते हैं और एक तीर चलाने वाला, इनकी टीम है जो बुराई के खिलाफ लड़ती है और बुराई वाली जो टीम है वो है मोनी रॉय की। तो भैया क्लाइमेक्स में अच्छाई और बुराई के बीच घमासान होने वाला है। और चौथी सबसे अच्छी बात, इसके मेकर्स ने 3 महीने पहले इसका ट्रेलर आउट कर दिया है, यानी कि मेकर्स के पास 3 महीने हैं इसके प्रमोशन के लिए। सोचिए अगर ये 3 महीने मेहनत के साथ प्रमोशन करते हैं तो बच्चे बच्चे के मुंह पर बाहुबली के जैसे इसका भी नाम होगा। तो भैया रिकॉर्ड तो टूटने पक्के हैं। भैया अब बात करते हैं उनकी जिनको बॉलीवुड अफोर्ड नहीं कर सकता, हिंदी जिनके पचती नहीं है, वो ही साउथ के बड़े बड़े स्टार। तो भैया थोड़ा डर तो लगा होगा ना, क्योंकि ये नया बॉलीवुड है। एक छोटी सी चीज जो मुझे खराब लगी, टिपिकल लव स्टोरी। ट्रेलर के अंदर 40 सेकेंड ओनली लव स्टोरी दिखाई गई है। बॉलीवुड बहुत देख लिया यार हमने, ये अब नहीं चाहिए हमें। ओके फ्रेंड्स, लास्ट की दोनों बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट के अंदर जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ट्रेलर या मूवी की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यूट्यूब का जो कॉपीराइट सिस्टम है वो हर इंडस्ट्री के ऊपर लग जाना चाहिए, हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ, कोली टोली सब पे, ताकि कोई किसी की रीमेक कर ही ना पाए। राजकुमार स्टारर मूवी हिट द फर्स्ट क्राइम का आज टीजर लॉन्च हुआ है और ये भी तेलुगु मूवी हिट द फर्स्ट क्राइम जो 2020 में आई थी इसका रीमेक है। राजकुमार राव जो अपनी यूनिक स्क्रिप्ट सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं और वो भी अब कॉपी करने लगे तो फिर क्या होगा। लेकिन हाँ, एक चीज के लिए उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, काफी समय बाद वो अपने कैरेक्टर से कुछ अलग करते हुए दिखाई देंगे, वरना आजकल उनकी फिल्मों में वही चलता रहता है, कभी ट्रांसजेंडर, कभी गे, कभी क्या तो कभी क्या। पूरे टीजर में सिर्फ हमें राजकुमार राव ही दिख रहे हैं और वो काफी डेंजर और डेसिंग लग रहे हैं। मूवी के अंदर हमें वो विक्रम के रूप में एक इंस्पेक्टर का किरदार निभाते हुए दिखेंगे जो किसी लापता लड़की का पता लगा रहा है, लेकिन वो लड़की कहीं ना कहीं उनके पास्ट से जुड़ी हुई है, इसीलिए उनको पैनिक अटैक भी आते हैं। यह कहानी तो कुछ ऐसी है, लेकिन जब तक मूवी सिनेमा के अंदर आएगी तब तक काफी लोग इसके ओरिजिनल वर्जन को देख चुके होंगे। तो देखते हैं ये बॉलीवुड रीमेक कितनी हिट होती है या फिर कचरे के डब्बे में फिट होती है। मूवी 15 जुलाई को रिलीज होने वाली है, पता लग ही जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे किसी टीजर या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इस लिस्ट को शुरू करने से पहले अपने गूदे के आगे गेट लगा लो और नंबर 1 की मूवी तक पहुंचने के लिए अपने कलेजे का इंश्योरेंस करवा लो, क्योंकि अब स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ मौत का तांडव शुरू होने वाला है। तो भाई कलेजे का इंश्योरेंस करवाने के बाद सबसे पहले अपनी आंखों के सामने खोलो नेटफ्लिक्स का वो कसाई खाना जिसका नाम है द नाइट कम्स फॉर अस। इसे देखने के लिए जिगर नहीं, साक्षात लोहे का गुर्दा चाहिए। कहानी है माफिया के एक ऐसे जल्ला शूटर की जो एक छोटी लड़की की जान बचाने के लिए अपनी ही पूरी खुंखार गैंग के खिलाफ अकेला खड़ा हो जाता है। इसके बाद साला जो तांडव शुरू होता है भाई, ग्राइंडर, कटर और जो भी नुकीली चीज हाथ में आए उससे ये सामने वाले का कीमा बना देता है। जब 30-30 गुंडे एक साथ इस पर कुल्हाड़ी लेकर हैं तो यह अकेला उनके सीने को फाड़ कर फेफड़े बाहर खींच लेता है। और भाई इस कसाई खाने से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगी तबाही से भरी एक और सिफरी फिल्म बॉय किल्स वर्ल्ड। इसकी कहानी एक जब कमांडो के एक्शन सीन देखे थे तो भाई साहब सोच लिया था कि बॉलीवुड के अंदर दोबारा ऐसे एक्शन सीक्वेंस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई साहब जब मैंने आज इसको देखा तो इसने मेरी सोचने की क्षमता को ललकारा और मेरी आंखें खोल दी। 3 पॉइंट बताऊंगा जिससे आपके मन में इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि मैंने ये आपको क्यों बोला है। तो पहला पॉइंट है माइंड ब्लोइंग हाई वोल्टेज एक्शन सीन। फ्रेंड्स आप ही बता दीजिए कि इससे पहले आपने किसी मूवी के अंदर ऐसे एक्शन सीक्वेंस देखे हैं क्या। दूसरा पॉइंट है एक्टर्स की परफॉर्मेंस। विदुल जामवाल भाई साहब सिर्फ एक्शन ही नहीं, एक्टिंग की क्लास लेनी पड़ सकती है इनसे। जो एक्टर फिल्मों के अंदर हीरो बनकर कुछ नहीं कर पाए, अब वो विलन बनकर दुनिया को जीतने वाले हैं। बॉबी देओल
के बाद में अब नंबर है अर्जुन रामपाल का। और ये हमें सिर्फ एक ही आदमी बता सकते हैं, एमी जैक्सन। यार हिंदी कितनी अच्छी लगती है इनके मुंह से। पहली बार लीड एक्टर नूरा फतेही अपने आप को साबित करने के मूड में नजर आ रही है। तीसरा पॉइंट है सिनेमेटोग्राफी और बीजीएम। सिर्फ एक्शन ही सीन को अच्छा नहीं बनाता है, बल्कि सिनेमेटोग्राफी के अंदर कैमरा मूवमेंट, लोकेशन सब मिलकर जान डालते हैं और बाकी का पावर देने का काम बीजीएम करता है, जो इस मूवी के अंदर हम देख सकते हैं। सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है और वो बॉलीवुड वाले क्यों नहीं सुधारते मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ट्रेलर के अंदर ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। विद्युत जामवाल का एक भाई था जो एक डीडली गेम में मारा जाता है और उसके बाद में विद्युत जामवाल निकलते हैं उस गेम में भाग लेने के लिए जिस गेम के अंदर उनका भाई मारा गया है और उन्हें ढूंढना है अपने भाई के कातिल को और बदला लेना है। भाई अब बात करते हैं मूवी हिट होगी या फ्लॉप। तो भाई साहब फ्लॉप होने के चांस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ना तो आप किसी बड़े सो कॉल्ड स्टार के बेटे हो और ना ही कोई बड़ा स्टार हो जिससे आपकी मूवी आपके नाम से ही बिक जाए। क्योंकि ये जो कमेंट के अंदर बोल रहे हैं ना विद्युत जामवाल फ्रेंड्स असेंबल हियर, तो भाई साहब ये सिर्फ कमेंट के अंदर ही असेंबल होते हैं, थिएटर के अंदर कोई भी असेंबल नहीं होने वाला है। तो आखिर में इतना ही कहूंगा कि अगर इस बार भी हमने इस टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है मूवी लवर कहने का खुद को, और मूवी देखना छोड़ना ही अच्छा होगा। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, कमेंट के अंदर बताओ यार। फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अयोध्या में राम मंदिर तो बनते हुए आपने देख लिया, लेकिन क्या राम और रामायण से प्रेरित ये 3 मास्टरपीस मूवीज आपने देखी है? पहली मूवी है RRR, जिसके अंदर एंडिंग का रामचरण वाला सीन राम से और आलिया भट्ट का सीन सीता से प्रेरित था। दूसरी मूवी है इंडियाज ग्रेटेस्ट मूवी बाहुबली, जिसके अंदर देवसेना के अपमान के बाद में बाहुबली का माहिष्मती साम्राज्य छोड़ना वनवास का ही एक पार्ट था जो रामायण से प्रेरित था। और तीसरी मूवी है रामायण का परफेक्ट मॉडर्न अडाप्टेशन रावणन। ये एकमात्र मूवी है जो हमें रावण के पर्सपेक्टिव से रामायण को दिखाती है। मूवी को मणि रत्नम ने डायरेक्ट किया था और ये आज के समय की एक कल्ट क्लासिक मूवी है। तो जिस भी लीजेंड दोस्त ने ये तीनों मूवी देखी है कमेंट में बताओ यार, हर एक को अलग से सैल्यूट करूंगा। जब ओनली 16 करोड़ में बनी फिल्म अपने बजट का 3 गुना कलेक्शन करती है और खुद डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी को इसे हिंदी में डब करना पड़ता है, इसे कहते हैं कंटेंट का पावर। अगर मूवी अच्छी होगी तो इसके लिए किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, खुद माउथ पब्लिसिटी ही इसको एडवर्टाइज कर देगी। बात करेंगे कांतारा के हिंदी डब ट्रेलर की। भाई साहब ट्रेलर को देख के टोटली गूज़बम्स मिले हैं। वो टाइम दूर नहीं है जब कनाडा इंडस्ट्री को ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जाना जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे KGF, गरुड़ा गमना, विसबा वहना और कांतारा जैसी मूवीज बनती है। भाई साहब ट्रेलर के अंदर की हिंदी डबिंग और BGM बाप लेवल का है। अगर ये रियल में मूवी के अंदर हुई तो भाई साहब थिएटर के अंदर तो कलेजा बाहर आने वाला है। मूवी के अंदर सिनेमेटोग्राफी और एक्शन सीक्वेंस तो सुपर लेवल का होने वाला है, जो कि ट्रेलर के अंदर दिखाई भी देता है। ट्रेडिशनल रीति रिवाज, जंगल और आदिवासियों के रहन सहन को दिखाया गया है। स्टोरी की बात करें तो आदिवासियों और पुलिस के बीच जंगल को लेकर लड़ाई चल रही है। स्पॉइलर नहीं है, ये लड़ाई हमेशा चलती हुई आ रही है। बस इसी स्टोरी के अंदर ट्रेडिशनल और हिंदू देवी देवताओं को डाला गया है, जो मूवी के अंदर सस्पेंस क्रिएट करने वाले हैं। भाई साहब मुझे तो क्लाइमेक्स के वो 20 मिनट देखने हैं जिसके अंदर ऋषभ शेट्टी ने अपनी एक्टिंग से थिएटर फाड़ दिया है। ज्यादातर ये होता है कि जब किसी मूवी के डायरेक्टर और एक्टर सेम हो तो दोनों में से एक चीज ढीली पड़ जाती है, लेकिन भाई साहब ये ऋषभ शेट्टी है, यहाँ पे -1 की भी कमी नहीं होने वाली है। फिल्म 14 अक्टूबर को हिंदी में वर्ल्ड वाइड फिर से रिलीज होगी। तो भैया आप कितने एक्साइटेड हैं इसको हिंदी में देखने के लिए कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये दुनिया है साहिब, अमरूद खरीदते वक्त पूछेगी भैया मीठे है ना, और घर पे नमक लगा के खाएगी। भैया बस ऐसा ही कुछ हो रहा है बॉलीवुड के साथ। ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर को देख के लगा कि भैया इस बार कुछ अलग दिखेगा उन घिसी पिटी कहानियों से, लेकिन भाई वो कहते हैं ना तुम्हारे किए गए कर्मों की सजा तुम्हें इसी जन्म में मिलने वाली है और किसी जन्म में नहीं। भाई अभी ट्विटर खोल के देखा और आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या हो रहा है? ट्विटर के ऊपर बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड हो रहा है। भाई ट्रेलर अच्छा तो था, सब कुछ सही तो चल रहा था, तो ये क्या हो गया एकदम से? तो अगर आप #बाइकआउट ब्रह्मास्त्र के ऊपर जितने भी ट्वीट किए गए हैं उनको देखेंगे तो आपको 3 ही कारण उसके अंदर सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। तो फिर बात करते हैं सब पे। पहला, SSR केस, सुशांत सिंह राजपूत केस। 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक CBI को बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिला है। बाइकआउट ब्रह्मास्त्र। दूसरा, नेपोटिज्म। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट दोनों ही नेपोटिज्म की औलाद है और उसके ऊपर से करण जौहर ने इसको अप्रिशिएट भी किया है। बाइकआउट ब्रह्मास्त्र। और तीसरा, बॉलीवुड ड्रग्स की बीमारी। रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, सन ऑफ किंग खान, ठरकी हैं साले सब। बाइकआउट ब्रह्मास्त्र।
भाई यहाँ तक ठीक है, क्योंकि बॉलीवुड ने कांड ही ऐसे किए हैं तो उसको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन लोगों की ओपिनियन, कहावत है कि एक जगह रायता बिखेर दिया जाए तो सारे कुत्ते वही रायता चाटते हैं। बस ऐसे ही अगर किसी एक आदमी ने ओपिनियन दे दी तो सारे लोग उसी की सुनेंगे और उसी तरीके से अपनी ओपिनियन देंगे। तो भाई मेरे हिसाब से ब्रह्मास्त्र का नाम अब ब्रह्मास्त्र नहीं होना चाहिए, उसका नाम ही रख देना चाहिए कॉपी। मोनी रॉय वांडाविजन की कॉपी, जो त्रिशूल लेके खड़े हैं वो एक्वामैन की कॉपी, रणवीर सिंह गदा से वार कर रहे हैं वो थोर की कॉपी, भाई साहब एरो चला रहे हैं वो ग्रीन एरो की कॉपी, वीएफएक्स कॉपी, भाई सब कॉपी तो है। अगर देखा जाए तो 2 आंखों वाला, 2 हाथ वाला, 2 पैर वाला और मुंह वाला जो इंसान हीरो बन के मूवी के अंदर आता है वो कॉपी तो है। हर मूवी के अंदर वही तो एक्टिंग कर रहा है। ऐसे तो हर एक मूवी, चाहे वो बॉलीवुड की हो, चाहे हॉलीवुड की हो, चाहे साउथ की हो, वो तो एक दूसरे की कॉपी हुई ना भाई। हर एक सीन कॉपी ही होता है, लेकिन उसका विजन और सिनेरियो अलग होता है, जिससे हमें हर मूवी अलग अलग दिखाई देती है। और भाई हाँ, तीसरी चीज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात हो रही है, रणवीर सिंह जूते पहन के एक मंदिर के अंदर जा रहे हैं और घंटी बजा रहे हैं। तो भाई हाँ, इस चीज से मैं आप सबसे बिल्कुल एग्री हूँ। इस चीज से हमारे हिंदुइज्म को, हमारे रिचुअल्स को ठेस पहुंचती है यार, दर्द होता है। लेकिन भाई ये भी तो हो सकता है ना, हीरो शुरू के अंदर नास्तिक हो, लेकिन जैसे जैसे उसे अपनी पावर का पता लगता है वो आस्तिक बन जाए। भाई कमेंट के अंदर बहुत गालियां पड़ने वाली है, बहुत पॉजिटिव बोल रहा है। तो भाई बाइकॉट ब्रह्मास्त्र से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इस बॉलीवुड को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन किसी डायरेक्टर ने, अयान मुखर्जी ने 8 साल की मेहनत की है तो एक बार तो मौका जरूर देना चाहिए। तो अगर मूवी अच्छी है और ट्रेलर को देख के लग भी रहा है और इसके लिए हम फालतू हेट फैला के किसी की जिंदगी के 2 घंटे छीन सकते हैं, कैसे? आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से जिंदगी क्या है? मनचाहा प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? तो भाइयों एक बार उनसे पूछ लीजिए, क्या वो जो रोज काम कर रहे हैं उससे खुश है? नहीं, कोई खुश नहीं। जिंदगी है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मन को जो अच्छा लगता है उसके लिए टाइम निकालना, हंसना, गाना, नाचना, यार दोस्त, प्यार, प्रेम और मूवी देखना। जो इंसान अपनी लाइफ से 2 घंटे मूवी के लिए निकालना चाहता था वो अब आपकी नेगेटिविटी की वजह से नहीं निकालेगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये मेरी फालतू की बकवास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जब असुर वेब सीरीज का सीजन 1 खत्म हुआ था तो हम सब ये सोच रहे थे कि क्या करेगा वो कंप्यूटर वाला लड़का और क्या करेंगे अरशद वारसी। हाँ जी, पता है असुर का सीजन 2 नहीं आया है, जितना आप इंतजार कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसी लेवल का धमाका आज मार्केट में लॉन्च हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, बात कर रहा हूँ अबे के सीजन 3 की। जब भी किसी सीरीज के पार्ट 1 के फेमस होने के बाद में उसके पार्ट 2, पार्ट 3 आते हैं तो वो इतना कमाल नहीं कर पाते हैं जितना उसके फर्स्ट पार्ट ने किया था। लेकिन बात करें अबे वेब सीरीज की तो वो इस लेवल से थोड़ा हटके है। जिस तरीके से इसके सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 आते जा रहे हैं, ये हर लेवल पे अपना एक लेवल बढ़ाता जा रहा है। इस बार अबे के सीजन 3 ने जो प्लॉट चुना है वो इंडियन माइथोलॉजी है, जिसमें कहा जा रहा है मृत्यु ही मोक्ष है। विजय राज जो हमेशा से ही कॉमेडी करते हुए दिखते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने रोल किया है वो नेगेटिव रोल किया है और वाकई में वो अपनी पत्थर वाली आंखों से बिल्कुल डरा रहे हैं। इस सीजन के आप 2 एपिसोड छोड़ के और तीसरे से देखना शुरू करते हो तो भी इतना कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि रियल स्टोरी 3rd एपिसोड के बाद में ही शुरू होती है। कुणाल खेमू ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जिस तरीके से उनके निजी ज़िंदगी में टेंशन चल रही है वो टेंशन देख के कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी चलता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक तरफ तो कोमल का केस जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, दूसरी तरफ उनका बेटा, और तीसरी तरफ आए दिन मोक्ष के नाम पर मौतें हो रही है। जो गैंग दिन दहाड़े लोगों को मार रही है उसका सोचना ये है कि जो व्यक्ति ईमानदार है, जो अच्छा है, क्यों ना उसे इस धरती के ऊपर ही मोक्ष दे दिया जाए। और वो मोक्ष का दरवाजा है मृत्यु, यानी कि उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दो। तो फिर क्या होता है आगे इस वेब सीरीज में? क्या अपने बेसर अपनी निजी लाइफ को और इस केस को क्या दोनों को सुलझा पाते हैं? ये देखना पड़ेगा आपको वेब सीरीज में। वेब सीरीज काफ़ी अच्छी है, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, एकदम असुर लेवल की है। तो फिर देर मत कीजिए, जल्दी से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कोई पूछे तो कह देना विक्रमादित्य ने कहा है, लेकिन इस बार जो विक्रमादित्य ने कहा वो बात बिल्कुल भी सच नहीं हुई है। बात कर रहा हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म राधे श्याम की। हाल ही में तो क्या, रिलीज़ हुए तो 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब पहला वीडियो बना रहा हूँ तो समझ सकते हो आप। क्योंकि प्रभास को हम एक एक्शन स्टार के रूप में जानते हैं, लेकिन डायरेक्टर साहब आप उनसे ज़बरदस्ती रोमांटिक फिल्म करवाना चाहते हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है? और दूसरी बात ये कि जब प्रभास को हिंदी बोलनी आती ही नहीं है तो फिर क्यों आप ज़बरदस्ती उनसे हिंदी बुलवा रहे हो? अब क्या पता क्या हुआ है सेट के ऊपर
या तो प्रभास ने हिंदी में डायलॉग डिलीवर करने की कोशिश की होगी या फिर डायरेक्टर साहब ने बोलने के लिए कहा है। कह नहीं सकते इस बात को तो, क्योंकि प्रभास सर का कंफर्ट जोन जो है अब उससे बाहर निकाल के आप उनसे हिंदी में डायलॉग डिलीवरी करवा रहे हैं तो फिर ऐसा ही होगा। क्योंकि हमें जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज को जब हम बोलते हैं तो हम फील के साथ बोलते हैं, हमारे अंदर फीलिंग निकलती है। लेकिन हमें जो लैंग्वेज आती ही नहीं है, अब उसको हमें बोला जाए कि फील के साथ बोलो तो हम कैसे बोल पाएंगे। बस यही चीज़ इस फिल्म के साथ हुई है। बाकी अभी मैं बात कर रहा था एक्शन स्टार हैं, आप उनसे रोमांटिक मूवी करवा रहे हैं, इतना सारा आपके पास बजट है, आप इतना पैसा लगा रहे हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी के कारण ही हम उन्हें गलत नहीं कह सकते। बाकी सभी एक्टर का काम अच्छा है, पूजा हेगड़े ने भी अच्छा काम किया है। और तीसरी बात यह, मूवी के अंदर आप किसी अदर पर्सन को इतने इम्पैक्ट के साथ प्रेजेंट करते हो और फिर एंडिंग में आप उसका कोई रोल ही नहीं दिखाते। जैसे बात करते हैं फिल्म के अंदर जगपति बाबू की, उन्हें काफ़ी अच्छा रोल दिया गया है, काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग दी गई है, लेकिन जब मूवी एंड होती है तो उसके अंदर उनका कोई रोल नहीं रहता। अगर उनका रोल कुछ होता मूवी के लास्ट में तो शायद कुछ अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है इस मूवी के ऊपर। मूवी का बजट 300 करोड़ से ज़्यादा बताया गया है, वो दिखाई भी देता है हमें कई जगहों पर, जैसे वो ट्रेन वाला सीन, मूवी के सेट, मूवी की पिक्चराइजेशन, मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा है, सॉन्ग भी काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। लगभग सभी सॉन्ग पब्लिक की ज़ुबान पे चढ़े हुए हैं। कुल मिला के अपन इतना कह सकते हैं कि वन टाइम वॉच मूवी है, देखिए और एंजॉय कीजिए और भूल जाइए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी दूसरी फिल्म के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। क्योंकि भाई टैलेंटेड इंसानों के लिए वेब सीरीज ही बचती है जिससे वो अपना नाम कमा सकते हैं। अगर गलती से कोई मूवी उनकी आ भी जाए और चाहे उसे ऑस्कर ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन फिर भी हम उसे अंडररेटेड बना देते हैं, क्योंकि भाई अपने पैसे तो बड़े बड़े स्टार्स के पास जाने चाहिए ना। कौन सा मर्दी जायज़ है और कौन सा नाजायज़। तो भाई आपसे ही पूछ लेता हूँ, मनोज वाजपेयी को फिल्म जोरम के लिए डरबन फिल्म फेस्टिवल से बेस्ट एक्टर का अवार्ड, साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल से बेस्ट ओनर का अवार्ड और भी बहुत अवार्ड मिले हैं, लेकिन मुझे पता है आपने इस मूवी को नहीं देखा होगा। तो इस हिसाब से टैलेंटेड एक्टर को तो एक्टिंग करना छोड़ देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं ट्रेलर किलर शॉप की। तो भाई साहब, सबसे पहले तो उस एडिटर को अवार्ड दो जिसने ट्रेलर को एडिट किया है। भाई साहब, आप 10 बार देख के भी इस ट्रेलर को नहीं समझ पाएंगे। आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस सीरीज की कहानी क्या होने वाली है। लेकिन भाई साहब, अब हम किस लिए हैं, कम से कम आपको कहानी का प्लॉट तो बता ही सकते हैं। तो भाई साहब, सीरीज में एक औरत है जिसे सेफ बनना है, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है। दूसरी साइड में उसका एक लवर है जिसके साथ मिलकर वो अपने पति को मारना चाहती है। तो अब आप पूछोगे कि इसके अंदर इंटरेस्टिंग क्या है। तो भाई साहब, इंटरेस्टिंग ये है कि उसका हस्बैंड और लवर दोनों सेम शक्ल के हैं जो मनोज वाजपेयी ने निभाए हैं। और पुलिस जब अक्की बक्की रह जाएगी, जब उसे पता लगेगा ये तो दोनों हम शक्ल है, आखिर पकड़े किसे। तो भाई साहब, सीरीज ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर होने वाली है और इसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप बीजीएम की बात करें तो ट्रेलर के अंदर यूज किया गया ओल्ड सॉन्ग तू ही रे अच्छा लगता है। बाकी फिल्मों की तरह रिमिक्स करके जबरदस्ती घुसाया हुआ नहीं लगता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क है जो सीरीज की मांग है और अच्छी भी लगती है। और भाई साहब, एक्साइटमेंट का लेवल इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सीरीज को डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने बनाया है, जिन्होंने रे और उड़ता पंजाब जैसी मास्टरपीस दी है। सीरीज 11 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम सभी के लिए रिलीज होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कुछ लोगों को बर्फ की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ने वाली है और वो है हेटर। जली के ऊपर बर्फ एक कारगर उपाय है। आप बॉलीवुड को इग्नोर कर सकते हो लेकिन इस बंदे को नहीं, क्योंकि ये अभी जिंदा है। यस असार के द किंग इज बैक। सबसे पहले तो शाहरुख खान को हैप्पी बर्थडे। और बात करते हैं रिलीज हुए टीजर पठान की। तो भैया, इस मूवी के अंदर उनका नाम शाहरुख खान ही होने वाला है। अब बोलोगे मुझे कैसे पता, तो इस टाइटल के नीचे लिखा है इन एन एज। और जब भी मूवी के अंदर ऐसा लिखा जाता है तो यहाँ इन का मतलब होता है कि इस मूवी के अंदर ये एक्टर काम कर रहा है, और एज का मतलब होता है कि ये एक्टर इस मूवी के अंदर इस नाम से काम कर रहा है। आज पहली बार मुझे मेरी इंग्लिश पे प्राउड हुआ है, कुछ काम तो आई। मूवी के अंदर शाहरुख के साथ दीपिका और जॉन अब्राहम दिखने वाले हैं और जॉन अब्राहम इस मूवी के अंदर नेगेटिव रोल करते हुए दिखाई देंगे। और भाई, एक अंदर की बात बताऊं, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने एक इंटरव्यू में स्पाई यूनिवर्स बनाने की बात की है। पहले टाइगर जिंदा है, फिर वार और अब पठान। और अगर पठान के अंदर सलमान खान या ऋतिक रोशन में से कोई दिख जाए, या फिर टाइगर जिंदा है 2 के अंदर शाहरुख खान
या ऋतिक रोशन में से कोई दिख जाए तो शौक मत होना, हिंट आपको दे दी है। 1 मिनट और 25 सेकंड का टीजर है और भाई शाहरुख खान हमें 35 सेकंड बाद में दिखाई देते हैं। इतनी ज्यादती अच्छी नहीं है, लेकिन भाई वो पहला डायलॉग जिंदा है और फिर वो डॉन वाली हंसी कतई जहर। मूवी फुल ऑन एक्शन पैक्ड होने वाली है और इसके हर एक सीन को मैंने स्लो मोशन में बार बार देखा है। ब्रिलियंट। अब भाई मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग कॉपी के नाम पे हंगना शुरू करने वाले हैं। फ्लाइंग सीन साहो की कॉपी, आइस के अंदर बाइक चेसिंग वार की कॉपी और जॉन अब्राहम का हेलमेट स्टार वार्स की कॉपी। तो भाइयों 2 पैर और 2 हाथ वाले सारे एक्टर इंसान ही तो है, बोल दो इनको भी कॉपी। तो फिर मूवी क्या जानवरों से करवाओगे? लेकिन भाई कुछ भी हो, जब एसआर के अपने एटीट्यूड में कॉपी भी करे तो फिर उनका खुद का हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए डॉन मूवी को देख लो, दिस इज द पावर ऑफ एसआर के। टीजर के अंदर का बीजीएम और वीएफएक्स अच्छा है। टीजर के अंदर एक डायलॉग है कि पठान की 3 साल से कोई खबर नहीं है। रिलेट होता है ऐसे ही जैसे बॉलीवुड के अंदर शाहरुख खान की 3 साल से कोई खबर नहीं है। राइटर खेल गया। शाहरुख खान 3 साल बाद कमबैक कर रहे हैं और इसे कहते हैं रियल कमबैक। हिला डाला ना? तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। सुनामी आ रही है 25 जनवरी को, डेट नोट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, आपको ये टीजर कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी टीजर ट्रेलर की बात कर रहे हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।